हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने निश्चित बैच यानी एनसीईआरटी की लाइन वाइज सीरीज में आपके लिए आज लाया हूं पार्ट 3। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले पार्ट 3, और पार्ट 3 में आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और जितनी एनसीईआरटी की लाइंस हमें समझ आएंगी उतना हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों चलते हैं। तो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो रिप्रेजेंटेड होते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। अब सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या हैं। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक को मैं दो शब्द में तोड़ सकता हूं बच्चों, प्रो प्लस कैरियोटिक। बच्चों, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब अगर मैं बोल दूं पुराना या पुरातन। कैरियोटिक का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस, यानी पुराना न्यूक्लियस, यानी नॉन वेल डेवलप न्यूक्लियस। यानी अगर कोई न्यूक्लियस है तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है, तो वो कैसा होगा? नॉन डेवलप न्यूक्लियस। तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक का मतलब आपको समझ में आया। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसा न्यूक्लियस जो पुराने समय का है। और आपको पता है कि कोई चीज पुरानी होती है तो उसको अपग्रेडेशन की जरूरत होती है। तो जो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड कहां मिलेगा आपको? वो मिलेगा यूकैरियोटिक्स में। जबकि प्रोकैरियोट्स में कैसा मिलेगा? नॉन वेल डेवलप्ड, यानी ना तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होगा ना कुछ होगा। तो बच्चों, आपको प्रोकैरियोटिक शब्द का मतलब समझ आ गया होगा। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते क्या क्या हैं? तो बच्चों, सिंपल सी बात करूं मैं, जो बैक्टीरिया आप बैठे हो, आप मेरा लेक्चर देख रहे हो मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जहां पर भी, मुझे एक चीज बताओ, आप जो स्क्रीन और आपकी जो आईज है उनके बीच में आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लेकिन इसके बीच में भी आपको बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो कि आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो। आपको दिख नहीं रहे होंगे वो आपको अपनी नेकेड आई से बिल्कुल भी। तो जो ये बैक्टीरिया है, इनमें कोई भी वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनल्स भी नहीं है। एक आध ऑर्गेनल की मैं बात करूंगा, वो इसी में हम चलेंगे। तो बच्चों, मुझे लगता है प्रोकैरियोटिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसको रब और आगे एनसीईआरटी को करते हैं कंटिन्यू। चलो तो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, The prokaryotic cell are represented by bacteria, blue green algae। बच्चों, जब हम आपको क्लास 11th का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एक तरीके से ट्रू बैक्टीरिया होता है। तीसरे नंबर पर माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। कहने का मतलब है ये चारों क्या है? मोनेरा फैमिली में आते हैं। मोनेरा फैमिली का मतलब है बैक्टीरियल फैमिली। यानी प्रोकैरियोटिक कभी भी देखो आंख मीच के क्या दिमाग में चलना चाहिए बच्चों आप सभी के? हमारे गुरुजी ने बताया है कि मोनेरा का मतलब होता है बैक्टीरिया। खत्म। तो बैक्टीरिया में आते क्या क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी आप पढ़ोगे, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में भी बता देता हूं बच्चों। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, जब पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये लगभग 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, यानी 0.3 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। अब लगा लो आप कितना छोटा होगा। अभी मैंने एग्जांपल लिया, आप बैठे हो, आप स्क्रीन पे मेरी वीडियो देख रहे हो, आपकी आइस और स्क्रीन के बीच में भी बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है। तो देखो, आपको दिख भी नहीं रहा है, इतना छोटा है। आगे चलते हैं, माइकोप्लाज्मा के आगे पीपीएलओ। तो बच्चों, पीपीएलओ क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? माइकोप्लाज्मा से भी छोटा मेंबर है। मतलब माइकोप्लाज्मा कैटेगरी में भी एक प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, वो और छोटा है। तो बच्चों, उसका ही जिक्र है। तो ये लाइन आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। अब चलते हैं आगे। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीपल मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों, ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल की अगर अपेक्षा में हम बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल।
ये क्या होंगे, स्मॉलर होंगे इनकी अपेक्षा में। क्यों, आपको पता है प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई ये सब आते हैं। यहां वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, यहां पर नॉन वेल डेवलप न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती। अगर ऑर्गेनल होंगे तो ऑर्गेनल लेस होंगे। समझ गए बच्चों, तो यही बात लिखी हुई है यहां पर। तो बच्चों इसको करते हैं रब और चलते हैं आगे। दे आर जनरली स्मॉलर, तो जितने स्मॉलर होंगे उतने ही मल्टीपल करेंगे मोर रैपिडली। तो आपको पता है, जैसे सपोज करो सिंपल, ये एक बैक्टीरिया है बच्चों, 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे। तो आपको जैसे सिंपल एग्जांपल ले लूं मैं, अमीबा। तो आपको पता है अमीबा कितनी तेजी से क्या करता है, रिप्रोड्यूस। तो आप बता नहीं सकते अमीबा के केस में कि ये रिप्रोडक्शन कर रहा है कि ग्रोथ कर रहा है। क्यों, क्योंकि खुद की बॉडी क्या है, खुद अपनी बॉडी क्या कर लेगी, डॉटर, पेरेंट्स ही डॉटर बनेंगे और डॉटर ही पेरेंट्स बनते चले जाएंगे। तो बच्चों 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। सीधी सी बात अगर सिंपल शब्दों में मैं कह दूं बच्चों, तो मैं एक शब्द में ये कह सकता हूं, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं बच्चों, वो कैसी ग्रोथ करते हैं, ज्योमेट्रिक। सिंपल बात, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं बच्चों, वो कैसी ग्रोथ करते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है बच्चों, सिंपल सी बात, अगर मैथमेटिक्स में आप कमजोर हो तो बता दूं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, ह्यूमन की, तो ह्यूमन एक बच्चा एक बार में करेगा, दूसरा 2, 3, 4। तो ये कैसी ग्रोथ है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो मुझे बताओ, यहाँ 6 बच्चे होंगे या 32 कर देगा वो। तो यहां स्पेसिफिकेशन आपको समझ में आ गया कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो अर्थमेटिक ग्रोथ करते हैं, और जबकि हम जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ करते हैं। ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। समझ गए बच्चों। तो ये, और यूकैरियोटिक की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। ये क्या करते हैं, शेप और साइज में बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। जैसे सिंपल में बात करूं, अमीबा। आपको अगर आप कहोगे कि अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं सर जी, लेकिन अमीबा तो प्रोटिस्टा में आता है। तो बच्चों अमीबा को थोड़ा सा यहां से मैं हटाता हूं, क्योंकि अमीबा से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर, एक्चुअल में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, और में बहुत सारे सेल हैं, जैसे मैं ले लेता हूं माइकोप्लाज्मा का ही। तो माइकोप्लाज्मा एग्जांपल लिया मैंने माइकोप्लाज्मा का। तो माइकोप्लाज्मा कैसा है, इसको हम कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। कहने का मतलब है इसका जो जो शेप है वो इर्रेगुलर है, कोई शेप नहीं है, कोई शेप नहीं है बच्चों इसका। अगर मैं बात करूं आपसे, ये कैसा है, रॉड शेप, ये कैसा है, कोमा शेप। तो बहुत सारे ग्रेटली शेप एंड साइज में वेरी करते हैं, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये कैसा है, स्पाइरलम, ये रॉड शेप हो गया, ये कॉमा शेप हो गया, ये स्पाइरल, ये डॉट डॉट कोकी, ये क्या है, स्पेरिकल शेप। डन बच्चों। तो दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। ये लाइन भी आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी कि जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या है, अपने शेप और साइज में भी बहुत ज्यादा ग्रेटली वेरी करते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे देखो, जो मैंने पढ़ाया वही है, द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। जो बेसिक शेप है बैक्टीरिया के, इनके अलावा भी है लेकिन जो बेसिक है, बेसिलस, रॉड शेप। सीधी सी बात है, जो ये रॉड शेप के जो आपको दिखते हैं इनको बोलते हैं बेसिलस। दूसरा कोकस, स्पेरिकल शेप, ये ऐसे जो दिखते हैं इनको कहते हैं स्पेरिकल कोकस। तीसरा कॉमा शेप, विब्रियो। चौथा स्पाइरलम, ऐसे स्पाइरल। तो ये थे चारों शेप। तो बच्चों ये पैरा आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, एक बार समराइज कर देता हूं। इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है बच्चों, वो जिसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड ना हो, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनको बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ फैमिली में आते हैं।
ये स्मॉलर होते हैं, लेकिन जो अगर रैपिड मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा रैपिडली करते हैं। कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में आप पहचान ही नहीं सकते कि स्पेसिफिकेशन की हो क्या रहा है। अगली, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, इनके शेप और साइज बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। कभी रॉड शेप का मिल गया तो कभी स्पाइरल शेप का मिल गया, कभी स्पेरिकल का मिल गया तो कभी कॉमा शेप का मिल गया। अब चलते हैं आगे। तो आगे की लाइन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। सिंपल सी बात कह रहा है, जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडामेंटली सिमिलर है थ्रू प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड शेप एंड फंक्शन। सिंपल सी बात करूं, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई भी चीज वेल डिफाइंड नहीं है। यहां पर सपोज करो ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिराया हुआ नहीं है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, यहां पर इतनी अच्छी से एक्टिविटी हो नहीं रही है, समझ रहे हो। तो जो इसके जो फंक्शन है और जो शेप है, कहने का मतलब है कि जो शेप और फंक्शन है वो स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी के फंडा मतलब बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी के होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो शेप है हर दो चीजों के लिए स्पेसिफिकेशन है, कभी कॉमा शेप है, कभी रॉड शेप है, कभी कुछ है। क्यों? क्योंकि कोई वेल डेवलप ही चीज नहीं है, वेल डिफाइंड ही चीज नहीं है। तो जब वेल डिफाइंड चीज नहीं है, जैसे सिंपल मैं बात करूं कि आप हो, अब आप एक डायरेक्शनल लेस पढ़ाई कर रहे हो और एक डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो, तो डायरेक्शनल लेस पढ़ाई जब आप कर रहे हो तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। हो सकता है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएं, हो सकता है आपके नंबर बहुत अच्छे ना आए। क्यों? क्योंकि कोई स्पेसिफिकेशन थोड़ी ना है कि आप उसी पर लग रहे हैं। लेकिन अगर एक आप डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे तो स्पेसिफाइड है। तो बैक्टीरिया क्या है, अलग अलग शेप स्पेसिफाइड करता है, कभी रॉड शेप का मिलेगा तो कभी स्पेरिकल शेप का मिलेगा। तो उसके फंक्शन भी उसी तरीके से स्पेसिफिकेशन चेंज होते चले जाते हैं जैसे उसका शेप होता है। डन बच्चों, तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। एक बार दोबारा से चलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक एक्सिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। अब चलते हैं आगे। अब ये शेप है, ये जनरल लिख रखे, उनको मैं बताता हूं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यही आपको क्रिस्टल क्लियर करूंगा। बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है ये डायग्राम, टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। जो यूकैरियोटिक सेल है मैंने बताया, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो बच्चों, उनका साइज जो होता है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। कहने का मतलब है ये थोड़े अच्छे से दिख सकते हैं आपको। दूसरा, टाइपिकल बैक्टीरिया। बच्चों, जब बैक्टीरिया की अगर बात आए, अगर क्वेश्चन आए कि बैक्टीरिया का शेप, तो बच्चों याद रखना बैक्टीरिया का आता है तो 3 माइक्रोमीटर आपका आंसर जाएगा। लेकिन अगर टाइपिकल बैक्टीरिया आता है तो 1 से 2 माइक्रोमीटर। दिमाग में ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूज कर देगा। टाइपिकल बैक्टीरिया बैक्टीरिया दोनों अगर मैच द फॉलोइंग की कंडीशन में क्वेश्चन आ जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, गड़बड़ कर देंगे। नहीं, टाइपिकल बैक्टीरिया आता है तो 1 to 2 माइक्रोमीटर, जबकि बैक्टीरिया आता है तो 3 माइक्रोमीटर करोगे। तो बच्चों इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अगला, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बच्चों, अगर माइकोप्लाज्मा, भाई माइकोप्लाज्मा जो फैमिली है ना उसी का मेंबर है पीपीएलओ। तो अगर माइकोप्लाज्मा आता है तो इसका आंसर लिखोगे 0.3 माइक्रोमीटर, पढ़ चुके हैं। अगर पीपीएलओ आता है तो 0.1 माइक्रोमीटर। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है। और वायरस का तो आपको याद रखना है 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। तो बच्चों ये चारों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्या इसको ट्रिपल स्टार मार्क करें। अब चलते हैं हम आगे एनसीईआरटी की लाइनों पे। तो डायग्राम आपका क्रिस्टल क्लियर। अब पढ़ते हैं लाइनों को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है लेकिन मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। प्रोकैरियोटिक हैव अ वेल सेल वॉल सराउंड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं बच्चों, जितने भी, सपोज करो ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जितने भी, उन सब के बाहर सेल वॉल मिलेगी। बस एक फैमिली को छोड़, मतलब एक मेंबर को छोड़ दो, माइकोप्लाज्मा। तो क्या कहना चाह रहे हो गुरुजी? मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी
प्रोकैरियोटिक फैमिली में हर मेंबर में क्या मिलेगी? सेल वॉल, लेकिन माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। इसीलिए बच्चों इसको जोकर भी कहते हैं हम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? तो ये लाइन यही कह रही है कि जो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड कर रही है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। ये बच्चों सेल वॉल है, ये बाहर वाली बच्चों सेल वॉल है। अब मैंने अगर इसको मैं ब्लू से बना रहा हूं, ये क्या है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों जो सेल वॉल है ना हमारी, वो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। तो बच्चों याद रखना कि माइकोप्लाज्मा कैसा है, एक तरीके से एनिमल सेल की तरह काम करेगा। इसमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट रहेगी और सेल मेम्ब्रेन को सराउंड कौन करेगी? सेल वॉल। यानी सेल वॉल आउटर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटर और ये इनर। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं आगे। इस लाइन का मतलब क्लियर? Prokaryotic have a cell wall surround the cell membrane except in mycoplasma. The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. जो fluid matrix सेल के अंदर भरा हुआ है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा। अब ये क्या है? फिर से मैंने प्रोकैरियोटिक सेल बना लिया। ये सेल वॉल है बच्चों, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो भी भरा हुआ जो मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स बच्चों, जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी चल रही है, जहां सारी गतिविधियां चल रही है, जहां मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी चल रही है, इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक में भी साइटोप्लाज्म होता है? बिल्कुल। मुझे बताओ कोई भी बैक्टीरिया है, क्या वो सरवाइव कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो मुझे बताओ अगर साइटोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होगा तो क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बिना क्या एनारोबिक एरोबिक वो एरोबिक एनएरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन, कोई कोई बैक्टीरिया ऑक्सीजन में सरवाइव करते हैं, कोई कोई बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं। तो उनकी जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं चल रहा साइटोप्लाज्म में तो वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं। तो बच्चों ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें भी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग होती है जिसको हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इसको एरिना भी बोल देते हैं बच्चों हम। क्यों? क्योंकि सारी गतिविधि जो होती है वो यहीं चल रही होती है। एक जीव का होना साइटोप्लाज्म पे स्पेसिफिकेशन करता है। और साइटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी फ्लूइड मैट्रिक्स सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगली लाइन, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बच्चों आ गया, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक का मतलब बताया था, दो शब्द में तोड़ो, प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब था प्रिमिटिव, यानी नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो यही बोल रहा है देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्लियर? आगे, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। जो जेनेटिकल मटेरियल है इसमें वो नेकेड है बच्चों। सीधी सी बात है, कोई भी उसको सराउंड नहीं कर रहा है। नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मुझे नोट पैड लेना पड़ेगा बच्चों। तो थोड़ा सा हम चलते हैं स्लाइड को वो करके स्प्लिट करके। आ जाओ बच्चों, हल्का सा यहां पर इसको समझना, कुछ नहीं है। थोड़ा इरेज कर लूं, रेड से ही चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? डीएनए प्लस प्रोटीन। सीधी सी क्रोमोसोम्स वगैरह का झंझट नहीं बता रहा हूं। डीएनए, इसी को बोलते हैं बच्चों, डीएनए को ही क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। मुझे बताओ बच्चों, अगर ये न्यूक्लियस ही वेल डिफाइंड नहीं है, ये न्यूक्लियस ये है, सपोज करो ये न्यूक्लियस, यही जब सराउंड नहीं है, जब यही सराउंड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो जो इसके अंदर जो डीएनए अंदर पड़ा हुआ है जो ये, वो क्या सराउंड होगा? तो बच्चों वो भी सराउंड नहीं होगा। तो यही बात कह रहा है कि
द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डालता है और डीएनए को ही बोल रहा है जेनेटिक मटेरियल। जब न्यूक्लियस ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है तो ये जेनेटिक मटेरियल कैसे है? तो ये है नेकेड। तो बच्चों ये लाइन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। क्रोमोसोम्स वाला मैंने बताया नहीं है, वो बहुत बार आगे आएगा, उससे हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ हो। अब चलते हैं बच्चों आगे। The genetic material is basically naked, not enveloped by nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, अगर हम बात करें, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या है? जीनोमिक डीएनए यानी न्यूक्लियस है, जो मेन न्यूक्लियस है। मेन न्यूक्लियस के अंदर होगा जीनोमिक डीएनए। अब यहां लाइन क्या कह रही है? इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए मैनी बैक्टीरियल हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, और उस डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड। बच्चों एक ये डीएनए तो है, जो अपना डीएनए उसमें मेन न्यूक्लियस में, उसको कहते हैं जीनोमिक डीएनए, जो खुद का है। वो है कैसा? तो ये सुनो, जो मेन जीनोमिक डीएनए बच्चों वो सिंगल क्रोमोसोम है और सर्कुलर डीएनए उसमें, यानी सर्कुलर डीएनए होगा और सिंगल क्रोमोसोम्स होगा। लेकिन उसके अलावा एक और डीएनए मिलता है बच्चों, जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है बच्चों? जब आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे होंगे क्लास 12th में, जब आपको अच्छे से डिटेल में जानकारी दूंगा, लेकिन अभी आपको बता देता हूं, थोड़ी बहुत जानकारी जरूर दूंगा। तो फिर से नोट पैड लूंगा और इसके कॉन्सेप्ट को फिर से आपको क्रिस्टल क्लियर करूंगा कि होता क्या है। थोड़ा सा प्लाज्मिड की जानकारी होना जरूरी है बैक्टीरिया में। तो आओ बच्चों, थोड़ा सा मैं नोट पैड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों सपोज करो, ये लाइन कह रही है, ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, यहां पर ये क्या है? इसका क्या है? मेन डीएनए। और मेन डीएनए में क्या है? जीनोमिक डीएनए। मेन न्यूक्लियस है, रफ कर लेता हूं। मेन न्यूक्लियस है और मेन न्यूक्लियस में क्या है? जीनोमिक डीएनए। और जीनोमिक डीएनए है कैसा? सर्कुलर प्लस सिंगल क्रोमोसोम्स। बच्चों अगर इस मेन जीनोमिक डीएनए को हम हटा दें तो बैक्टीरिया के अंदर एक एडिशनल डीएनए भी मिलेगा, और उस एडिशनल डीएनए को क्या कहेंगे हम? एक और एडिशनल डीएनए मिलेगा और इसको हम कहेंगे प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड को आप बायोटेक्नोलॉजी में तो पढ़ोगे ही बच्चों, लेकिन एक एग्जांपल आपको लेके यहीं पर समझाऊंगा। सपोज करो आपका कोई बैक्टीरिया है, बिल्कुल आपने इस बैक्टीरिया पे लाइसोजाइम डाला। क्या डाला? लाइसोजाइम एंजाइम डाला। लाइसोजाइम एंजाइम जैसे ही आप डालोगे, यहां से क्या होगा? जीनोमिक डीएनए, और इधर से ये बैक्टीरिया निकलेगा। अब जो ये प्लाज्मिड है ये निकला, इस पर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे, यहां से कट लग जाएगा और ये प्लाज्मिड है। जैसे सपोज करो आपको क्या, कोई वैक्सीन बनानी है, तो आपने सपोज करो पेनक्रियास से बीटा सेल निकाले, आपको इंसुलिन की वैक्सीन बनानी है, तो आपने क्या करा? जो जीन निकाली उसको इस प्लाज्मिड में फिट कर दोगे। तो जो प्लाज्मिड है वो वेक्टर की तरह काम करेगा, व्हीकल की तरह काम करेगा। क्यों? बिना प्लाज्मिड के आप दूसरे सेल तक नहीं पहुंच सकते। एक बार और अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर करके बताता हूं। थोड़ी सी भसड़ सी नजर आई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करके छोड़ूंगा एक एक लाइन को बच्चों, चाहे टाइम कितना भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, सपोज करो आप क्या है, आपको क्या है? वैक्सीन बनानी है।
इंसुलिन। इंसुलिन की आपको पता है कितनी कमी है डायबिटीज पेशेंट के लिए। आपने क्या करा, एक जीन खोजी, सपोज करो रेट में, चूहे में एक जीन खोजी बीटा सेल, बीटा सेल से जीन आइसोलेट की। अगर आपने क्या किया, ये जीन आइसोलेट कर ली, यहां पर एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जीनोमिक डीएनए, ये प्लाज्मिड है, यहां से क्या है, यहां से क्या है, ये प्लाज्मिड में निकालूंगा, इस बीटा सेल की जो जीन है इसको क्या करूंगा, इसके साथ जोड़ दूंगा, और जो होस्ट है ह्यूमन है उनके अंदर इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, एम्प्लीफिकेशन कर दूंगा। तो कहने का मतलब है जो ये प्लाज्मिड है ये क्या कर रहा है, बीटा सेल को अपने साथ जोड़ रहा है, तो ये व्हीकल की तरह काम कर रहा है, ये वेक्टर की तरह काम कर रहा है। अगर प्लाज्मिड नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि जो ये हम इंसुलिन जो हम डेवलप कर रहे हैं बड़ी मात्रा में वो पॉसिबल था। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, हालांकि डिटेल में मैं नहीं बता सकता, इतना ही जानकारी बहुत है। अब चलते हैं आगे बच्चों। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जो प्लाज्मिड है वो वेक्टर डीएनए की तरह काम करता है। वो क्या करता है, किसी भी वैक्सीन को बनाने में काम करता है बायोटेक्नोलॉजी में, बिना उसके हम किसी भी होस्ट को स्पेसिफिकेशन नहीं कर सकते। तो अब चलते हैं आगे। तो थे काम, थोड़ा सा पीछे से आगे पढ़ते हैं। Prokaryotic have a cell wall surround the cell membrane except in mycoplasma. The fluid matrix fill the cell is the cytoplasm. There is no well-developed nucleus. The genetic material is basically naked, not enveloped by nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. This smaller DNA is called plasmid. तो बच्चों इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड, आपको समझाई दिया। अब है क्या, सुन लो। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म द सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर टू सच बैक्टीरिया। वो जो बैक्टीरिया है उसके फिनोटिपिक करेक्टर को स्पेसिफाइड करता है। बच्चों फिनोटाइपिक करेक्टर का मतलब क्या होता है, उसके बाहरीकरण, मतलब जो बाहर से कैसा है उसको दर्शाता है कि ये बाहर से यूनिक कैसे है दूसरे की। दो दो शब्द होते हैं, एक जीनोटाइप एक फिनोटाइप। जीनो का मतलब है जेनेटिक लेवल की बात कर रहा है, जबकि फिनोटाइपिक का मतलब है बाहर से कैसा दिख रहा है। देन वन सच करेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक है उसको भी रेजिस्ट करता है, ये प्लाज्मिड का दूसरा काम है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट, अब बता दिया जो मैंने बताया था बायोटेक्नोलॉजी में जो काम है वही बोल रहा है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मोनेटाइज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। जो फॉरेन डीएनए है उसके साथ बैक्टीरियल को मिला दिया जाता है और उसको होस्ट में एम्प्लीफिकेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों ये भी लाइन आपको क्रिस्टल क्लियर। तो प्लाज्मिड भी आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ। प्लाज्मो पहले यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर देता है किसी भी बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है। तीसरा, किसी भी फॉरेन डीएनए के साथ मिलकर वेक्टर की तरह काम करता है, होस्ट में जाके एम्प्लीफिकेशन करता है। आगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक्स में पाई जाती है। नो ऑर्गेनल लाइक द वन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। बच्चों अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल्स, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको मैं यूकैरियोटिक बोल रहा हूं, उसको प्रोकैरियोटिक। तो यहां माइट्रोकॉन्ड्रिया या माइट्रोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस, ये सारे ऑर्गेनल मिलते हैं। लेकिन याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस मिलेगा वो वेल डेवलप नहीं मिलेगा, और जो ऑर्गेनल मिलेंगे वो मिलेंगे एब्सेंट, ऑर्गेनल होंगे ही नहीं। अगर ऑर्गेनल मिलेगा तो एक मिलेगा राइबोसोम, और राइबोसोम भी कैसा मिलेगा, न्यूक्लियर, मतलब ये मेम्ब्रेन लेस मिलेगा, इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो बच्चों जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो ऑर्गन लेस होते हैं, एक मिलता है तो कौन सा ऑर्गेनली मिलता है, राइबोसोम। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से सारे ऑर्गेनल मिलते हैं, ना, केवल और केवल राइबोसोम। क्लियर। तो आ जाओ दोबारा से। No organ like the one in eukaryotes is found in prokaryote except for ribosomes.
प्रोकैरियोटिक हैव समटाइम यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। याद रखना प्रोकैरियोटिक में जैसे राइबोसोम मिलता है, और राइबोसोम की भी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक में उसमें 70s मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक की बात करूं तो उधर 80s मिलता है। तो बच्चों इसमें भी डिफरेंस है, लेकिन मिलता तो है। तो एक इकलौता ऑर्गेनल है राइबोसोम्स जो मिलता है। राइबोसोम के अलावा एक और चीज मिलती है जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी होती क्या है बच्चों? इंक्लूजन बॉडी होती है बच्चों जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वेस्ट या बेकार मटेरियल होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर इंक्लूजन बॉडी में वो स्टोर होता है। डन बच्चों? तो ये भी क्रिस्टल क्लियर आपका कि राइबोसोम्स के अंदर प्रोकैरियोट्स में रिजर्व फूड मटेरियल की भूमिका कौन निभाता है? तो इंक्लूजन बॉडी। अब चलते हैं बच्चों आगे। A specially differentiated form of cell membrane called mesosomes is the characteristic of a prokaryotic. They are essential in folding of cell membrane. Important line है बच्चों, इसको ब्लू से मार्क करो। ये कह क्या रही है सुनो। आपको पता है सबसे पहले प्रोकैरियोटिक में बाहर क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की बात करूं तो ये सपोज करो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा बच्चों? इसके अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसे फोल्ड बनाना स्टार्ट कर देगी, इनफोल्डिंग्स अंदर की तरफ। इन्हीं इनफोल्डिंग्स को कहते हैं बच्चों मीजोसोम्स। और ये मीजोसोम्स का होना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक का। कहने का मतलब है कुछ भी चीज प्रोकैरियोटिक की कहीं और मिल सकती है, लेकिन जो मीजोसोम्स हैं वो केवल डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे से। जैसे सिंपल, आपके अंदर कोई खासियत होगी जो आपको दूसरों से अलग बनाती होगी, तो उसी को आपकी हम कहेंगे कि जैसे आपका नाम अनूप है तो अनूप का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या है कि ये इसकी अपनी है। जैसे आप खेलने में अच्छे हो, सपोज करो एथलेटिक्स करते हो 100 मीटर, आप 100 मीटर आपसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता, तो उसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक 100 मीटर में बहुत अच्छा है। तो वही है, a special differentiated form of cell membrane called mesosomes is the characteristic of prokaryote. These are essentially enfolding of सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों ये थी प्रोकैरियोटिक की बात। पार्ट 3 यहीं पर खत्म होता है आपका। अब मैं आपसे धन्यवाद लूंगा। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। एक एक एनसीईआरटी की लाइन आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करूंगा। धन्यवाद।